हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं बिहार इंटरमीडिएट 2025 का जो एग्ज़ाम होना है, उससे बिहार सरकार के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, एक एक प्रश्नों का उसका उत्तर व्याख्या के साथ देखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन कीजिए। आइए बच्चों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखते हैं हमारे स्क्रीन पर खंड अ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको जो है 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, ये सभी पहले जो है व्याकरण वाले हिस्सों से हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है, इसका सही अर्थ हो जाता है हतोत्साहित होना, यानी परेशान हो जाना। दिल छोटा हतोत्साहित होने का मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई रिजल्ट आता है और आप उससे पहले ही दिल छोटा कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, यानी आप हतोत्साहित हो जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। जी, आँखों का तारा होना ये जो मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर जाता है कि बहुत अधिक प्रिय होना, यानी एकदम करीबी होना। आँखों का तारा जनरली जो है माँ अपने बच्चों को कहती है कि तुम मेरे आँखों के तारा हो, तो ये प्रिय होना के अर्थ में उत्तर जाएगा, अर्थात दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है कि क्रोध होना, यानी गुस्सा होना। जैसे कहते हैं ना कि उसने आँख लाल पीला कर लिया, या सर ने होमवर्क नहीं पूरा था तो अपना आँख लाल पीला कर लिया, यानी सर ने गुस्सा किया। तो लाल पीला, आँख लाल पीला होने का अर्थ क्या है? गुस्सा करना। ठीक है, रंग बदलना या भेष बदलना नहीं, बल्कि गुस्सा करना होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा है क्वेश्चन नंबर, कि गोद में सोने वाला, ये एक वाक्य है, गोद में सोने वाला, इसके लिए एक शब्द में उत्तर क्या होगा? तो गोद में सोने वाला के लिए जो एक शब्द आएगा वह होगा ये सही उत्तर के रूप में अंकशाई। क्या होगा? अंकशाई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा किस प्रकार का शब्द है, यानी शिक्षा जो है लिंग की दृष्टि से मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभय लिंग है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षा जो है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि सभा शब्द है। सभा किस प्रकार का शब्द है? तो सभा शब्द जो है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभय लिंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सभा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि परीक्षा किस प्रकार का शब्द है। तो परीक्षा शब्द जो है यह भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो परीक्षा होगी, न कि परीक्षा होगा। अगला प्रश्न है कि घी किस प्रकार का शब्द है। तो घी है, दही है, ये सारे शब्द जो हैं यह पुल्लिंग शब्द आते हैं। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। घी और दही ये सभी किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये सभी लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग शब्द हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वचन के कितने भेद होते हैं। जी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वचन जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि एक वचन और एक से ज़्यादा जितने होते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। इंग्लिश में भी सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज़्यादा को प्लूरल कहते हैं। लेकिन जब आप इसी को संस्कृत व्याकरण में पढ़िएगा, तो संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में एक वचन और 2 वचन होते हैं, इसलिए 9वां का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर्यायवाची शब्द अग्नि का क्या है। अग्नि यानी जिसका अर्थ आग के रूप में होता है, तो अग्नि का एक पर्यायवाची शब्द आग भी होगा, दूसरा पर्यायवाची शब्द पावक होगा। ऑप्शन नंबर डी 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है
वह सरोज के रूप में जाना जाता है। यानी 11वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग अभी व्याकरण वाले हिस्से को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा जी। तो जो बहुत बोलता है इस पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द के रूप में जाना जाएगा वह हो जाएगा वाचाल। क्या हो जाएगा, वाचाल। बहुत बोलने वाला को क्या कहते हैं, वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे, जो पुरुष अभिनय यानी एक्टिंग करता हो, उस पुरुष को क्या कहते हैं, उस पुरुष को कहते हैं अभिनेता। ऑप्शन नंबर सी एक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो स्त्री यानी लड़की अभिनय करती है उसे अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जल में रहने वाली सेना, तो जल में रहने वाली सेना को किस नाम से जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जल में रहने वाली सेना को नौसेना कहते हैं, स्थल पर रहने वाली सेना को भूसेना कहते हैं, और वायु में रहने वाली सेना को वायुसेना या हवाई सेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर कि तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है जी। तीव्र बुद्धि वाला के लिए जो एक शब्द के रूप में आंसर जाना जाएगा वह होगा कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए 15वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा कि कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है जी। समास जो है किस रूप में जाना जाता है, तो समास किसी मतलब वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखने का जो है वो समास के रूप में जाना जाता है। समास का संधि विच्छेद और समास में थोड़ा सा का अंतर है, क्योंकि संधि विच्छेद दो छोटे छोटे वाक्य को इकट्ठा करके लिखा गया रहता है तो संधि विच्छेद होता है। लेकिन समास को जब हम लोग ये करते हैं तो समास में एक पूरे वाक्य के लिए समासिक शब्द में आ जाता है। तो यहाँ पर कमल नयन में जो समास है इसका 16वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यहाँ कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर ये है 17 है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है जी। तो आजीवन, जीवन से पहले आजीवन शब्द है। यह यहाँ पर जो प्रश्न हो जाएगा यहाँ अव्ययी भाव समास के रूप में यह उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समास के 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। कुल 5 रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 18वां नंबर प्रश्न है कि अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान के रूप में जाना जा रहा है, तो अग्रज और अनुज शब्द में जो है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कहते ही उसे है जिसका मतलब दोनों पद प्रधान हो, प्रथम और दूसरे दोनों पद प्रधान हैं। तो इस प्रकार अग्रज और अनुज में जो है द्वंद्व समास है। सवाल नंबर 19 है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है जी। 19वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि नवरत्न शब्द में जो है वो द्विगु समास है। सवाल नंबर 20 है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। जी हाँ, 20वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी कि आयुष्मान शब्द का जो मतलब पर्यायवाची हो जाएगा वह चिरंजीवी। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि एक शब्द के लिए जो अनेक शब्द, जैसे पानी के लिए जल, पानी के लिए हिंदी में जल, उसके बाद जो है द्रव और ये नीर, ये सारे शब्द जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। जी हाँ, पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वह 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भूमि शब्द जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि कहते हैं कि दो छोटे छोटे शब्दों को जो मिला करके बना जाता है उसको संधि कहा जाता है, और संधि का विच्छेद होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। 22वां और 23वां प्रश्न से आपका आंसर मिल जाएगा। संधि के 3 भेद हैं, जो कौन कौन से संधि है याद रख लीजिएगा। स्वर संधि है, और उसके बाद उसी का व्यंजन संधि है, और तीसरा जो है वह विसर्ग संधि है। कौन कौन सी संधि है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 23वां नंबर प्रश्न है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, दिगंबर शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि दिग प्लस अंबर दिगंबर, यानी आधा जो क हलंत वाला क है और अ मिलकर के यहाँ पर दिगंबर बन जा रहा है। तो दिग प्लस अंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिग प्लस अंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल है अगला
24वां है कि यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, यशोदा शब्द का ये 24वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यशोदा शब्द का जो सबसे सही संधि विच्छेद हो जाएगा यश प्लस दा, यशोदा, यानी यहाँ विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब है। जी, अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, आप लोग हमारे साथ करते चलिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमसे पहले अगर आप जवाब कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर उत्तर कमेंट करके बताइए, और अंत में तो आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही कर पाया। 25वां शब्द है तपोबल। तपोबल का संधि विच्छेद है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि तपह प्लस बल मिलाकर के क्या बना? तपोबल बना। 26वां है कि वार्तालाप का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका 26वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वार्ता प्लस आलाप मिलाकर के क्या बना? वार्तालाप। वार्ता प्लस आलाप मिलाकर के जो बना है वो वार्तालाप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 है हमारे स्क्रीन पर कि महेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जी हाँ, महेश शब्द जो है वो किन दो छोटे छोटे शब्दों से मिल करके बना है? तो महा प्लस इस, यानी आ और ई मिल करके महेश में हा का आ और इसका ई मिल करके क्या बना? ए बना, तो महेश हो गया, आ बन गया, यानी महा प्लस इस महेश हो गया। ये ऑप्शन डी सबसे सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ, कठोर शब्द के लिए सही उत्तर क्या जाना जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि कठोर का उल्टा जो है विलोम कोमल हो जाएगा। कठोर का विलोम उल्टा कोमल हो जाएगा। उसी प्रकार स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्तुति शब्द में जो है स्तुति आता है किसके लिए? किसी की प्रार्थना करने के लिए, प्रशंसा के लिए, इस प्रकार से स्तुति शब्द आता है। जैसे गंगा की स्तुति लिखे, विद्यापति की बरसुख सार पउल तु अतीरे, यानी वहाँ गंगा की बड़ाई लिखे। स्तुति में हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा, यानी बुराई हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर 30वां कि कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ, 30वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 30वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कनिष्ठ शब्द का जो विलोम है वो ऑप्शन नंबर बी है। कनिष्ठ छोटे को कहा जाता है, ज्येष्ठ जो है बड़े को कहा जाता है। तो कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31 है कि अतरंग। अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ, अतरंग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो 31वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए कि अतरंग शब्द का जो विलोम है वह बहिरंग है। अतरंग का उल्टा बहिरंग है। उसी प्रकार प्रश्न 32 है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तिमिर शब्द का विलोम जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तिमिर शब्द का विलोम प्रकाश के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 33 के कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? जी, कृष्ण शब्द का जो विलोम है कृष्ण पक्ष, और उसमें क्या आता है? दूसरा शुक्ल पक्ष। तो अर्थात कृष्ण का उल्टा क्या हो गया? शुक्ल हो गया। जी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिएगा, उपसर्ग जो है प्रीफिक्स को कहा जाता है। अंग्रेजी व्याकरण में इसी को प्रीफिक्स कहते हैं, यानी किसी शब्द से पहले आकर के उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देने वाला जो शब्द है वो उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। किसी शब्द से पहले आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो ज्ञान से पहले वी शब्द आ जाता है और ज्ञान के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो यह विज्ञान हो जाता है। अर्थात 34वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि वी उपसर्ग जो है विज्ञान शब्द में है। उसी प्रकार पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो इस 35वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पुरातन शब्द में जो है यह पूरा उपसर्ग इस्तेमाल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 है कि आदि काल में, जी हाँ, प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है कि आदि काल शब्द में
उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में जो 36वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आदिकाल शब्द में उपसर्ग है वह आदि। काल शब्द में आदि उपसर्ग लग करके क्या बना है? आदिकाल। ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 के। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय। जी, तो प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं सफिक्स को, यानी किसी शब्द के अंत में जुड़ करके और उसके अर्थ में अगर परिवर्तन ला देता है तो वह शब्द हो जाता है क्या चीज़? प्रत्यय, जिसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 37वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कि एड़ा प्रत्यय इस्तेमाल किया गया है। मामा में एड़ा इस्तेमाल हुआ तो ममेरा हो गया। मामा एक अलग रिश्ता है, ममेरा वहाँ रिश्ता की बात हो गई। मामा पर्सन हो गया, यानी एक व्यक्ति हो गए, और ममेरा जो है वो एक रिश्ता का नाम हो गया। उसी प्रकार पढ़ाई में प्रत्यय कौन सा है? तो 38वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पढ़ाई। पढ़ में आई प्रत्यय लग के क्या बना? पढ़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे प्रश्न नंबर 39 है हमारे स्क्रीन पर कि दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, दिखावट शब्द में 39वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि दिखावट शब्द में आवट क्या प्रत्यय है? दिखावट में 39वां नंबर प्रश्न में सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कि दिख में आवट लग गया, दिखावट हो गया। और 40वां नंबर प्रश्न है कि शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? जी, शास्त्र जो है शास्त्र जो है वह एक मतलब नाम है, संज्ञा है, और इसका विशेषण कौन सा होगा? तो शास्त्र में शास्त्रीय विशेषण क्या हो जाएगा? शास्त्रीय विशेषण हो जाएगा। विशेषण कहेंगे कि जो विशेषता को बताता हो विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार कह रहा है कि रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीन। रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रंगीन। रंगरेज जो है वो रंगीन करने वाले को रंगरेज कहा जाता है। दोस्तों, अब तक अभी हम लोग 41 प्रश्न किए हैं। यह सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही अधिक लाभकारी हो रहा होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुँचेगा और आपके परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना यह हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 है कि वेद शब्द का विशेषण क्या है? जी हाँ, तो 42वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है कि वेद शब्द का जो विशेषण है वह है ए, यानी वैदिक। वेद शब्द का विशेषण क्या है? वैदिक। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 है कि आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? जी हाँ, 43वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो आचार्य शब्द में जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए, यानी आचार्य जो है किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जातिवाचक संज्ञा हो गया। चतुराई, चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? जी, 44वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चतुराई जो है वह भाववाचक संज्ञा है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा चतुराई हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है हमारे स्क्रीन पर 45 के गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? जी हाँ, 45वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 45वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है गुच्छा में जो है एक समूह आ गया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो प अगर आप बोलते हैं तो बोलने से यह स्पष्ट हो रहा है कि जब तक आपके दोनों होंठ आपस में नहीं सटते हैं तब तक प शब्द को आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये पूरा प वर्ग का जो भी पांचों वर्ण है प, फ, ब, भ, म, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ से है, होंठ से है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार करा कि द, तो ये पूरे पांचों इसके जो वर्ण है त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, तो ये पांचों शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, यानी दंत से है। आप इसे बोल करके भी देख सकते हैं कि आपका जो जीभ है वो दांत के पास जाकर के स्पर्श होता है। त, थ, द, ध, न, तो ये सभी कहाँ से है? दंत से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48
है हमारे स्क्रीन पर कि क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। क, ख, ग, घ, अंग। तो ये सभी जितने भी है क वर्ग के क वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ से है। क, ख, ग, घ, अंग, कंठ से है। आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कारक। कारक के कितने भेद होते हैं। तो इसका 49वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, ये उसके बाद है अधिकरण कारक। तो इस प्रकार कारक के कुल कितने भेद हैं। तो कारक के कुल जो है 8 भेद होते हैं। प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर 50वां कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग 50 प्रश्न यानी हाफ सेंचुरी प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो को हाफ सेंचुरी प्रश्नों तक बने रहने के लिए। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। 50वां नंबर प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरता है यानी अलग होने की स्थिति है, तो यह कारक आपादान कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 है कि कारक का चिन्ह है करण कारक का कौन सा चिन्ह है। तो याद रखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो करण कारक का जो चिन्ह है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा हो गया 51 का। ऑप्शन नंबर बी के से और द्वारा जो है ये करण कारक का है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे ये कारक का करण कारक का चिन्ह हो गया से द्वारा। अब हम लोग चलते हैं, जो प्रश्न है वो अब आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि यहाँ के बाद जो है आप पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों की ओर बढ़िए। पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सी है। जी हाँ, ये हिंदी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट से रचित जो आपके पुस्तक में रचना है वह कौन सी है। वह है बातचीत। कौन सी रचना है आपके पुस्तक में। 52वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी है। अगला है कि सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, यानी सूबेदारनी नामक कहानी किस शीर्षक में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 53वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कि उसने कहा था में है। किस में है, उसने कहा था नामक शीर्षक में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। जी हाँ, तो 54वां नंबर जो प्रश्न है उसने कहा था यह एक चरित्र प्रधान कहानी है, यानी कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आप पूरा पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा समय भी बचे, तैयारी भी अच्छी हो, हम अपना स्वयं मूल्यांकन भी करते चलें। तो इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। जी हाँ, 55 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वह है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है, अर्धनारीश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। जी, रामधारी सिंह दिनकर, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान बिहार है। कहाँ, सिमरिया, जो कि बिहार के बेगूसराय जिला, जहाँ तेल शोधक कारखाना स्थित है बरौनी में, तो उसी बेगूसराय जिला में सिमरिया जगह पर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया के पास। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को किस युग का कवि माना जाता है। इस 57वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि छाया और द्योतर युग, छाया व द्योतर युग के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। 58वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस शीर्षक की कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। जी, 58वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो गैंग्रीन का जो उल्लेख है वह रोज है। उसका शीर्षक का नाम क्या है, रोज। क्वेश्चन नंबर 59 है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है, यानी उस शीर्षक में मुख्य भूमिका, मुख्य पात्र के रूप में कौन है,
तो इसका 59वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि मालती जो है उसकी मुख्य नायिका है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अज्ञे पिता का क्या नाम क्या था। जी हाँ, इसका 60वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अज्ञे पिता का जो नाम था वह है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञे पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 61वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। जी हाँ, तो 61वां नंबर प्रश्न, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक पत्र रचना है। उनकी रचना का नाम क्या है? आपके पाठ्य पुस्तक में यह सभी बातें दे रखी है। यह प्रश्न को हम जो आपके पास लेकर के आए हैं। 62वां नंबर प्रश्न है कि चौर कैसे ताल कहलाते हैं। जी हाँ, चौर कैसे ताल को कहते हैं? तो चौर कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, चौड़े ताल को चौर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63 है कि बिश्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है। जी हाँ, बिश्नी जो है वह किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? 63वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी सिपाही की माँ की पात्रा है बिश्नी। या क्वेश्चन नंबर 64 है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन सा है। जो आपके पाठ्यपुस्तक में निबंध है जिसका नाम है ओ सदा नीरा, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि जगदीश चंद्र माथुर। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 65वां नंबर प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम। जी हाँ, पुस्तक ये आपके पाठ का नाम क्या है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है 65वां का ऑप्शन नंबर सी मल्यज। रचयिता के नाम क्या है? मल्यज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है 66 के दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। जी हाँ, पुस्तक का नाम क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता हैं 66वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिएगा। 67वां नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। तो ओम प्रकाश और कालीराम जो है यह जूठन के पात्र हैं, जूठन शीर्षक के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन इनमें से किस लेखक का है। तो आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन है मल्यज का। किनका कथन है? मल्यज का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। जी हाँ, तो इसका 69वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के जो ये लेखक हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि मल्यज हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि त्रिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। तो 70वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि यह अस्तित्ववादी रचना है। त्रिच किस प्रकार की रचना है? अस्तित्ववादी। 71वां नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। जी हाँ, 71वां नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की जो रचना है वह नाम है शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 72 है कि लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे। लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो 72वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है। जी हाँ, 72वां नंबर प्रश्न है कि ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी लंगड़े शरीर के आदमी को धांगड़ कहा जाता है। किसमें? ओरांव भाषा में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। जी, आपके पाठ्य पुस्तक में गंडक नदी की चर्चा जो है वो किस में है? तो ओ सदा नीरा में है। किसमें? ओ सदा नीरा। सदा माने हमेशा, नीरा माने पानी, हमेशा बहने वाले पानी। ओ सदा नीरा शीर्षक में गंडक नदी की चर्चा की गई है, जो कि बिहार की एक प्रमुख नदी है। उत्तर से बहते हुए गंगा में पटना के समीप मिलती है। गंगा की सहायक नदी के रूप में गंडक जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति पर आसीन रहे। जी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर किस यूनिवर्सिटी के वाइस ये कुलपति यानी वीसी के तौर पे रहे हैं। तो 75वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में आप उपकुलपति के पद पर आसीन रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 76 है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है। तो यह इसका 76वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है यह एक निबंध है। क्या? अर्धनारीश्वर जो है वह एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति किसकी है। जी हाँ, 77वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 77 का सही उत्तर डी के रूप में जाना जाएगा कि यह बाल कृष्ण भट्ट की उक्ति है, कथन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग 3/4 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, इसलिए आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। जी, 78वां नंबर प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है उसका नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। 79 नंबर प्रश्न है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। जी, महाकवि, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो ये 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जाना जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। 80वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है वह गजानन मुक्ति बोध, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सबसे सही जवाब है। 81वां नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। जी हाँ, 81वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति जो है वो कारा अधीक्षक यानी जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। 82वां नंबर प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। जी, आपके जो पाठ्य पुस्तक में गांव का घर नामक कविता है उस कविता के कवि कौन है। तो इस 82वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी है, यानी ज्ञानेंद्र पति जी हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जिनको जो है कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह कहा गया है, ये उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में आपका जन्म स्थल है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो कवि भूषण की कविता में जो है वो वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब होगा। 86वां नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित महाकाव्य है वह है कामायनी। क्या है? कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। जी हाँ, 87वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान जो है यह कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि निहालपुर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि पुत्र वियोग जो शीर्षक है आपके पाठ्यपुस्तक में कविता की कौन सी कवित्री है, यानी लेखिका उस कविता की कवित्री कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं जो पुत्र वियोग नामक शीर्षक की कवित्री हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, यह पुत्र वियोग कविता का एक लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि पंचायती राज में जैसे खोज गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। जी हाँ, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो है गांव का घर नामक कविता से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर 90 का सी सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। प्यारे नन्हे बेटे को, जी कविता का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। इसके शीर्षक कहाँ के रहने वाले हैं। तो यह है भिलई छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब है। 92 नंबर प्रश्न है कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है।
तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो यह कविता है ऑप्शन नंबर सी यानी जन जन का चेहरा एक, वहीं से जो है मानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, उसी कविता से लिया गया यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन से हैं। तो 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जाएगा सही उत्तर कि भूषण जी इसके रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि कवि जायसी की रचना इनमें से कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, 94 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि चित्रालेख नामक रचना के रचयिता कौन सी है। तो इसके जो रचयिता हैं वो चित्रालेख के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं। जी हाँ, 96 नंबर प्रश्न के सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेम मार्गी के कवि हैं जायसी। किस भक्ति शाखा के कवि हैं तो प्रेम मार्गी के हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। जी हाँ, 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के सूरदास जो हैं यह भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न 98 है कि पाठ्य पुस्तक में सूरदास यानी जो आपकी किताबों में सूरदास के द्वारा रचित पद कहाँ से संकलित है यानी कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है यह सूर सागर से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 99 और 100 प्रश्न को हम लोग इस प्रकार अभी कवर कर रहे हैं। तो 99 प्रश्न है कि तुलसीदास रचित श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के जरिए लिखा हुआ सबसे बड़ा महाकाव्य है। जी हाँ, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस राम जी के बारे में सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे है कि निम्नलिखित में से लोकनायक किसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति के महानायक जय प्रकाश नारायण जी को जो है लोकनायक नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अभी हम लोग प्रश्नों का शतक कंप्लीट किया है जो आपके परीक्षा में लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और एक लाइक तो इस वीडियो को बनता ही है। आप अपना कमेंट करके भी बताइए। अब जो खंड ब होगा यहाँ पर आपको विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। विषयनिष्ठ प्रश्न में क्या है कि आपको उसको उत्तर को लिखना है कॉपी में। तो देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर। ये 8 नंबर का प्रश्न है जिसमें मेरे प्रिय रचनाकार, छात्र जीवन, हमारे त्यौहार, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल, आधुनिक यंत्र मानव, प्रदूषण एक विकट समस्या, इनमें से किसी 6 में से एक पर आपको 8 नंबर का प्रश्न है लिखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यह 4 नंबर का 2 ये 4 में से किसी 2 को आपका व्याख्या करना है और एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा। इस प्रकार आपको 2 प्रश्न को कीजिएगा तो 8 नंबर आपको मिलेगा। क्या है, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में शत्रैन कहलाने से घबराता है, इसका आपको व्याख्या करना है। दूसरा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। या फिर आपुन खात नंद मुख नावत जो सो छवि कहत न बनिया। या फिर शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद में जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। तो ये जो है इसको आप इसमें से किसी 2 का आपको व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है आपको जो कि 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि अपने महाविद्यालय यानी आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास आपको एक एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिखना है जिसमें विलंब दंड माफ़ यानी देर से आने का जो आपको दंड लगा है माफ़ करने का अनुरोध किया गया हो। या फिर इसी प्रश्न में क्या है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो याद रखिए आवेदन पत्र अलग अलग है। इन सब प्रश्नों का जो PDF है यह हम आपको उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए आप हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, इनमें से आपको 10 प्रश्न दिए हुए हैं, 10 में से किसी 5 प्रश्न का आपको उत्तर करना है और सभी प्रश्न जो है ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और इस 10 प्रश्न में से आपको किसी 5 प्रश्नों का उत्तर करना है। देखिए यहाँ किसी 5 प्रश्नों का उत्तर करना है। इसमें क्या है 10 प्रश्न कि उसने कहा था शीर्षक कहानी से लप्टन साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था। अगला है कि कट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है।
तीसरा क्वेश्चन है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार लिखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि धांगड़ों को अंग्रेज चंपारण में क्यों लाए थे? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर दें। पांचवा है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? छठा है कि कवि जायसी रचित पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? सातवां है कि सूरदास रचित पद के अनुसार कृष्ण खाते समय क्या करते हैं? आठवां है कि पुत्र को छौना कहने से क्या भाव छुपा है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। नौवां है कि कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? और 10वां है कि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से उषा शीर्षक कविता की कवि क्या कहना चाहती है? तो इस प्रकार आपको इस 10 में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर करना है। 5वां नंबर प्रश्न में क्या है? 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से आपको किसी 3 प्रश्नों का उत्तर करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5-5 नंबर दिए हैं, तो 6 में से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर कर देना है। 6 प्रश्न है कि पहला कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्द में लिखे। उसने कहा था कहानी का सारांश अपने शब्द में लिखना है या बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश अपने पद में लिखना है। तो इसमें आपको 6 में से किसी 3 का जवाब देना है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षेपण करना है। आपको जो 2 ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसको आपको संक्षेपण करना है। याद रखिएगा संक्षेपण में क्या किया जाता है कि उस पैराग्राफ के मूल बातों को जितना दिया हुआ है, जितना वर्ड है उसको आप गिन लीजिएगा। मान लीजिए अगर 100 वर्ड का पैराग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अगर आपको 100 वर्ड आता है तो इसमें जो बात कही गई है उसी बातों को आप मात्र 25 शब्दों में, 25 से ज़्यादा आप 30 शब्द, 25 से 30 शब्द में बात वही रहनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपको संक्षेपण अपने शब्दों में कर देना है इस 2 पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ का। तो इस प्रकार आपका 100 नंबर का प्रश्न कवर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।